कहाँ है परवेज़ खान? उसे कहा था सरदार आज़र खान को रास्ते से हटाए, ये क्या कर दिया है उसने? बहरोज़ खान धाड़ रहा था, उसके बंदे सर झुकाए खड़े थे। बहरोज़ खान का बूढ़ा वजूद गुस्से से कँप-कँपा रहा था। खान साहब, परवेज़ खान ना कॉल उठा रहा है और ना वापस लौटा है। उसके बंदे ने आहिस्तगी से जवाब दिया। क्या हो गया है खान बाबा? अच्छी बात है वो लड़का मर गया, वैसे भी सरदारी उसी के हिस्से में आ रही थी। खान यूसुफ की कमज़ोरी था ना वो, देखा नहीं उसकी लाश घर पहुँचने पर खान यूसुफ को ऐसा दिल का दौरा पड़ा कि अभी तक अस्पताल में पड़ा है। खान हाशिम ने तमस्कर भरे लहजे में कहा, अस्पताल तो तुम्हारी बेटी भी पहुंच गई है हाशिम खान, लगता है मर जाएगी। बहरोज़ खान ने दबी दबी आवाज़ में जताया तो हाशिम खान का चेहरा गैरत से सुर्ख हुआ। पागल है वो, संभल जाएगी। वो मध्यम पड़ा था। पता करो परवेज़ खान का, गर्दन से पकड़ कर लाओ उस नमक हराम को। बहरोज़ खान ने पीछे खड़े अपने बंदों को धाड़ कर हुक्म दिया तो वो सर झुकाकर बाहर निकल गए। क्या मिलता खान आज़र को मारकर? उसका बेटा मार दिया, अच्छा ना किया। सरदारी के काबिल तो क्या, जीने के काबिल भी नहीं रहा। समझें उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, खड़े होने के काबिल भी नहीं रहा वो। हाशिम खान ने मुतनफ़्फ़र लहजे में कहा। बहरोज़ खान बिफरे हुए से एक तरफ सोफे पर बैठ गए। मेरा सरदारी या उसके बेटे से कोई लेना देना नहीं। खान आज़र को अजियत दे देकर मारना चाहता हूँ मैं, वो मरेगा तो सुकून मिलेगा, और तुम जानते हो ना क्या वजह है। बहरोज़ खान की नफ़रत में डूबी आवाज़ पर हाशिम खान ने सर हिलाया। उसे अच्छे से याद था वो दिन जब आज से 30 साल पहले वो एक जवान लड़का था। शिकार के दौरान मारी गई गोली गलती से हाकिम खान के बेटे को जा लगी थी। जिरगा बैठा था उस वक्त, खान यूसुफ सरदार थे उस वक्त। बहरोज़ खान की बेटी वन्नी में देने का फैसला रद्द कर रहे थे कि आज़र खान ने बाप को मुंसिफ होने का कह दिया। पूरे इलाके में कत्ल के बदले जर ज़मीन जन का फैसला मकतूल के घर वालों पर छोड़ा जाता था। अब भी हाकिम खटक ने वन्नी पर जोर दिया। वो ना ज़मीन लेने को तैयार थे ना जर। खान आज़र के दरमियान में बोलने पर जिरगा के दूसरे बड़ों ने भी यही फैसला दिया। बहरोज़ खान की बेटी हाकिम खटक के घर में वन्नी बनकर जाएगी। बहरोज़ खान के दिल में आज़र खान के लिए शदीद नफ़रत पैदा हुई थी। बहरोज़ खान ने बदले में खान यूसुफ के बेटे खान अरबाज और हाकिम खटम के बेटे याकूब के दरमियान लड़ाई का फ़ायदा उठाकर अरबाज खान का कत्ल करवा दिया। इस बार हाकिम खटम को बेटी देना पड़ी। इलाके की फरसूदा रस्म व रिवाज की वजह से बेटियां बेजान चीज़ की तरह कत्ल के बदले सौंप दी जाती थी, मगर उनको ना कभी इज्जत दी जाती ना सकून। सारी ज़िंदगी जिल्लत और मार खाकर वन्नी की हुई बेटी सिसक सिसक कर जान दे देती, और गुनाह करने वाले मर्द गर्दन अकड़ाए वैसे ही जिंदगियां जीते रहते। गुलजान के साथ ना सिर्फ खान यूसुफ की हवेली में नारवा सलूक होता, बल्कि बहरोज़ खान के घर शादी ब्याह के मौके पर उसे मुलाजमा की हैसियत से काम करवाया जाता। हाकिम खटक ये सब जानकर तड़पता रह जाता। हद तब हुई जब बहरोज़ खान हवेली में उसकी बेटी की शादी पर मुलाजमा की हैसियत से गई हुई जवान खूबसूरत गुलजान की इज्जत पर बहरोज़ खान के बेटे ने हाथ डाला। खान आज़र गुलजान को हवेली तो वापस ले आया, मगर ना उससे सच्चाई जानने की कोशिश की और ना ही सफाई देने का मौका दिया। उसे ही बदकिरदार ठहराकर नफरत का निशाना बनाए रखा। ये बात किसी तरह हाकिम खटक तक पहुंची तो बहरोज़ खान की बेटी पर उनका जुल्म मजीद बढ़ गया। गुलजान की इस वाक़या के 9 माह बाद बेटी पैदा हुई। जरशा खान ने नाजायज़ बेटी होने के जुर्म में कभी खान आज़र से मोहब्बत नहीं पाई थी। खान आज़र ने बस इतनी मेहरबानी की कि ये बात हवेली में और किसी को खबर नहीं होने दी। बेटियां मर्दों के किए की सज़ा भुगत रही थी, और बहरोज़ खान सबक लेने की बजाय नफ़रत को बढ़ावा देता रहा कि आज से 5 साल पहले उसकी वन्नी हुई बेटी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला ऐसे ही जुल्म सह सह कर जान दे बैठी थी। बहरोज़ खान की नफ़रत खान आज़र के लिए मज़ीद बढ़ चुकी थी। वो हाकिम खटक और खान यूसुफ की दुश्मनी बढ़ाता रहा। उसने अपनी पोती मनाल का खान आज़र के बेटे से भी रिश्ता इसी सोच में किया कि बेटे को अपने हाथ में करके बाप के खिलाफ कर सके, मगर खानज़ादा इस मामले में उससे 2 हाथ आगे रहा था। उसका असल निशाना खान आज़र ही था, जो किस्मत से बचता रहा, मगर इस बार उसका अपना बेटा उसके हिस्से की गोलियों का निशाना बन गया। बहरोज़ खान अपने बेटे हाशिम की बात पर गौर करते कदरे पुरसकून हुआ था। सच ही था, खान आज़र को औलाद का गम ही मार देने वाला था। बदला इतना ही काफ़ी था। वो उस वक्त खानज़ादा हदीर के रूम में बैठी थी। वही पीच कुर्ता, बिखरे बाल और रो रो कर पूरा चेहरा सूज गया था। आंखें तो लगता था जैसे किसी ने सुर्ख अंगारे रख दिए हों। आज खानज़ादा को मरे 5 दिन हो गए थे। उसका दिल ये भी मानने को तैयार न था कि वो मरा है। उसके दिल में ये गुमान गड़ गया था कि वो जिंदा है, वो लौट कर आएगा। वो मुंतज़िर थी। उसके सामने जनाजा उठा था। वो झुलसी हुई लाश को खानज़ादा मानने को तैयार नहीं हुई थी।
किसी ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश भी नहीं की। हवेली वालों को जैसे किसी ने जादू की छड़ी से बुत बना दिया था। खानी बेगम का सारा रोब दबदबा खाक हो चुका था। खाली खाली नज़रों से दीवारों को तकती रहती थी। ये शानदार महल नुमा बड़ी हवेली जिसमें बासानी 10 खानदान रह ले। खानजादा की पैदाइश पर ही खान यूसुफ ने उसके नाम लिख दी थी। उनका बस चलता तो उस नीली आंखों वाले सफ़ेद गुड्डे के नाम पूरा इलाका लिख देते। अपनी सरदारी और इज्जत सब उसे देने को तैयार थे। कई बार अपने असूलों से पीछे हटे थे। अब दिल का दर्द लिए 3 दिन अस्पताल में रहे और फिर जिद करके घर आ गए, मगर उनके भी होंठों पर वही एक चुप थी जो टूटने का नाम नहीं लेती थी। प्रिहान रो रो कर थक गई थी। दिल नहीं मानता था कि वो मरा है, लेकिन आंखों ने सफ़ेद चादर प्रिहान रो रो कर थक गई थी। दिल नहीं मानता था कि वो मरा है, लेकिन आंखों ने सफ़ेद चादर में लिपटा वजूद देखा था। वो पागल होने वाली हो गई थी। हवेली छोड़ कर गई थी। काश वो वापस लेने ही ना आता, ना उससे मोहब्बत का इजहार करता, ना अपनी मोहब्बत में मुब्तला करता। उसका वो नर्म मेहरबान लम्स उसमें अब भी जागता हुआ सा महसूस होता था। वो उस हाथ की हथेली को तकती जाती जहाँ वो अंगारा लब रख कर हंसा था। वो थक कर रोने लगी। कोई उसे यकीन क्यों नहीं दिला रहा कि वो जिंदा है। सब क्यों मान गए। बाहर अचानक होते शोर पर वो झटके से उठी। खान आजर चीख रहे थे। वो तेजी से चादर संभालती बाहर निकली। बाहर सब मुलाजमीन सहमे हुए खड़े थे। इसके बाप ने मरवाया मेरे बेटे को। क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे से। खान आजर ने गुलजान को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। यावर सुर्ख आंखें लिए बाप को देख रहा था। दावर रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तनफुर से गुलजान बेगम को ही देख रहे थे। शोर की आवाज़ पर खानी बेगम भी कमरे से निकल आई थी। अब भर्राई आंखों से गुलजान को देख सकती थी। क्या दुश्मनी हो सकती है। चाहते होंगे कि ये हवेली और सरदारी उनके नवासों को मिले। सना बेगम ने तनफुर से बोलते हुए जल्ती पर तेल छिड़का था। यावर झटके से मुड़ा और हवेली से निकलता चला गया। ईसा जो कमरे में 3 दिन से बंद था, भागा भागा बाहर निकल कर आता सब समझने की कोशिश में लगा था। खान आजर ने दावर को धक्का देकर पीछे हटाते गुलजान बेगम को एक और जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। हमसे मांग लेती गुलजान, ये हवेली भी दे देते और सरदारी भी, सब दे देते। हमारे बेटे को मार कर क्या लगता है अब तुम हमारे बेटों को मिल जाओगे। अब सब तुम्हारे बेटों को मिल जाएगा। खानी बेगम दुख और नफरत के मिले जुले तासुरात लिए सर्द लहजे में बोली। दावर ने कुर्ब से आंखें मीची। भाई के जाने का गम जानलेवा था, उस पर यह जिल्लत। प्रिहान सहमी हुई सी सब देख रही थी। ये सब नया था उसके लिए। ऐसा जानवरों जैसा सलूक, इतने पत्थर दिल लोग। वो खौफ से भर गए। प्लीज़ ऐसा नहीं करें, प्लीज़, वो मर जाएंगी। खान आजर का फिर से हाथ उठा। गुलजान के सर से निकलता खून और खामोशी की चादर ओढ़े सफ़ेद होंठ देखती प्रिहान बुरी तरह डर कर उनकी तरफ भागी। खान आजर का उठा हुआ हाथ फिजा में मुअल्लक रह गया। प्रिहान को देखते उन्हें अपना बेटा याद आया। उस लड़की के लिए वो सबसे लड़ पड़ा था। वो 2 कदम पीछे हुए। भाड़ में गई हवेली और ये जायदाद। हमारा भाई जो मरा है ना, भाई था वो हमारा। अगर हाकिम खटक ने मारा है तो वो तुम्हारे लिए भी सिर्फ दुश्मन है। उसका बदला लेना है तो हाकिम खटक से ले। हमारी माँ को मार मार कर बुज़दिली का मुजाहरा ना करे। एक कमज़ोर औरत जो खुद भी बरसों से अपने घर वालों से दूर है, उसे मार कर आपको क्या तस्कीन मिलेगी। दावर भीगी आवाज़ में दहाड़ा था। खान आजर हकारत भरी नज़र ज़मीन पर पड़े बेहोश वजूद खान आजर ने नफरत भरी नज़र ज़मीन पर बेहोश पड़ी गुलजान पर डालते वहाँ से निकलने की। खान दावर झुककर माँ को बाजुओं में उठाए वहाँ से ले गए। अपने कमरे में से ये सब देखती पलवशे पलट कर फिर कमरे में बंद हो गई, जबकि जरशे माँ और भाई के पीछे भागी। अब इन मामलात से क्या लेना देना तुम्हारा। तुम मनहूस हो। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई हो वो सुकून भूल गया था, पूरे घर के खिलाफ हो गया था। तुमने जान ले ली मेरे बेटे की। खानी बेगम प्रिहान को वहीं जमा देखकर हिज़ियानी होकर चीखी। 5 दिन से हवेली में चकराती खामोश दूर कोने में खड़ी तमाशा देख रही थी। प्रिहान उनकी बात पर लड़खड़ा कर पीछे हुई। खानी मोरे, प्लीज़। ईसा ने अबे साख्ता आगे होकर खानी बेगम को संभाला और उन्हें मजीद बोलने से रोका। ईसा, ये मनहूस है, पूछो इससे। जब से आई है कभी मेरे बेटे को सुकून से रहने दिया इसने। उससे शादी करके यहाँ आ गई और उसका कहती रहती है कि वो ज़रूरत के लिए लाया है इसे। पूछो इससे कि मेरे बेटे पर इल्ज़ाम क्यों लगाया था, क्यों उसकी खुशियाँ छीनी इसने। खानी बेगम ईसा के गले लगकर रोती जा रही थी। वो लब भींच गया। नीली आंखों में सुर्खी और भीगापन ठहरा था। नीली आंखों में सुर्खी और भीगापन ठहरा था। नीली आंखों में सुर्खी और भीगापन ठहरा था। पलट कर एक खामोश नज़र प्रिहान पर डाली। वो भर्राई आंखों से नफ़ी में सर हिलाती खानी बेगम को देख रही थी। सना बेगम एक चुपती नज़र पत्थर बनी प्रिहान पर डालकर चली गई वहाँ से। प्रिहान खाली हॉल में साकित खड़ी थी।
हाँ, उसने हदीर को कभी खुशी नहीं दी। वो एक एक को संभालता था, मनाता था, थक रहा था, मगर वो कभी उसका सहारा नहीं बनी थी। वो ख्याल रखता था, ढाल ढाल बना रहता था। और प्रिहान ने इस सब के बदले क्या किया? वो अपना मुहासबा करती, आंसू बहाती वहीं खड़ी थी। चाहे अब वहाँ खड़े खड़े मर भी जाती तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता था? जिसे फ़र्क पड़ता था वो एक सख्त नज़र भी नहीं डालने देता था। उसे समझने में देर कर दी थी प्रिहान ने। आज उसकी अहमियत समझ आ रही थी। आप अभी तक हवेली में क्यों हैं? वापस क्यों नहीं गई? आवाज़ पर उसने सर उठाया तो सामने ईसा खड़ा था, सीने पर बाजू लपेटे, सर तासुरात से उसे घूरता हुआ। खान ज़्यादा चाहते थे मैं हवेली में रहूं, वो अटक अटक कर भर्राई आवाज़ में बोली थी। उनके लिए वो चाहते थे आप उनके साथ उनके लिए रुकें। क्या आपने उनकी बात उनके सामने मान ली थी? ईसा ने अब्रू उचकाकर सवाल किया। ऐसा लगा जैसे अदालत सजाए खड़ा है। प्रिहान उसकी नज़र में भी मुजरिम थी, गुनाहगार थी। वो रोते हुए इस बात में सर हिला गई, चादर को मुट्ठियों में जकड़ती रोती हुई कमज़ोर लग रही थी। वो पहली बार उसके लिए मुतासुफ हुआ। वो उम्र में उससे भी साल भर छोटी थी। उम्र के इस हिस्से में वो बेवकी की चादर ओढ़े हवेली में कैद हो चुकी थी, काबिले रहम थी। आप देख रही हैं ना, यहाँ आपकी जगह नहीं है, किसी को परवाह नहीं। आप जिसकी वजह से आप यहाँ थी वो नहीं रहे। वो कुर्ब से आंखें मीच कर बोलता इस जुमले पर रुक गया। दिल भी रुक कर धड़का था। कहना आसान नहीं था, झेलना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। प्रिहान खाली खाली नज़रों से उसे देखती जा रही थी। अब किसी को आपकी परवाह भी हो तो कोई होश में नहीं, गमज़दा हैं और उलझे हुए हैं। वो आहिस्तगी से बोलता शायद यही चाह रहा था कि वो यहाँ से चली जाए। यहाँ अब ऐसा चीखना चिल्लाना जारी रहेगा, गुलजान मोरे पर गुस्सा उतरता ही रहेगा। हो सकता है एक बार फिर खान हाकिम के हो सकता है इस बार फिर हाकिम खटक के इस फेल के बदले एक और वन्नी भेंट चढ़े। आपके लिए ये सब नया है और आप सह नहीं पाएंगी। ज़हनी मरीज़ा बनने से अच्छा नहीं कि आप चली जाएं। वो उस पर हकीकत वाज़े कर रहा था, उसे आगाह कर रहा था कि यहाँ रहकर उसका क्या अंजाम होने वाला है। वही लफ्ज़ पर वन्नी लफ्ज़ पर प्रिहान की आंखें खौफ से फैली। मिरहा और मिनाल ने वन्नी रस्म के बारे में बहुत कुछ बताया था उसे। आज के इस दौर में भी बेटियों को कत्ल के बदले कुर्बानी का बकरा बनाया जाता था। बाप भाई के जुर्म के बदले वो सारी ज़िंदगी सज़ा झेलती और मर जाती। मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम उन्हें कभी नहीं मिलते। उसे आज समझ आई थी गुलजान का मुलाजमों से बदतर हाल क्यों था। वो बेबस सी हो गई। मुझे यहीं रहना है, हदीर के कमरे में, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भेजें। वो लौट कर आए और मैं यहाँ ना मिली तो वो नाराज़ हो जाएंगे, प्रिहान इल्तजाइया लहजे में कह रही थी। ईसा को उसकी दिमागी हालत का इदराक हुआ तो साकिन रह गया। वो पागल हो रही थी। अभी 5 दिन गुजरे थे और वो इस हाल में थी। वो बुरी तरह परेशान होता उसे देखने लगा। तब तक रहूंगी जब तक हवेली वाले धक्के देकर ना निकालें। मारेंगे तब भी चुप रहूंगी, शिकायत नहीं करूंगी। हदीर कहते थे सब्र करूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब्र करूंगी, अब नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो आएंगे तो मैं यहीं मिलूंगी उन्हें। वो हड़बड़ाती हुई पलट गई। बड़ी सी चादर का पल्लू ज़मीन पर घिसता जा रहा था। नंगे पाँव जो खुद से बातें वो बुड़बुड़ाती हुई पलट गई। बड़ी सी चादर का पल्लू ज़मीन पर घिसटता चला जा रहा था। नंगे पाँव वो खुद से बातें करती कमरे में जा रही थी। ईसा परेशान नज़रों से उसे देखता रहा। क्या वो पागल हो गई है? अगर वो पागल हो गई है तो उसे यहाँ कौन संभालने वाला है? कोई नहीं। आज हदीर के जाने के 10 दिन बाद मूसा खुद को संभाल कर मिसेस शाइस्ता के पास आया और अब उनके सामने सर झुकाए बैठा था। रिहान अब ठीक है ना? कुछ खाती पीती है क्या? आनी फिक्रमंदी से पूछ रही थी। वो लब भींच गया। क्या बताता? वो कमरे में खुद को कैद किए पड़ी रहती है। मुलाजमों के हाथ खाना पहुंचता है जो कभी खा लेती है, कभी वैसा ही वापस आ जाता है। और घर में कोई इतना नहीं संभला था कि उसका भी ख्याल रखे। गुलजान बेगम आए दिन मार खाती शदीद बुखार की लपेट में थी। सबसे ज़्यादा नुकसान उनका ही हुआ था। अगर वो ठीक और ज़िंदा बच गई तो प्रिहान को संभाल लेंगी, वरना कौन जाने क्या होने वाला था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे यहाँ लाना चाहती थी, वो मानी ही नहीं। बस एक ही ज़िद है उसकी कि हदीर के कमरे में रहना है। बीमार कर देगी ऐसे वो खुद को। आनी की भीगी आवाज़ पर वो सर आँख भर कर बैठ गया। आनी के पास एक तरफ पूर्वा बैठी रोनी सूरत लिए साथ ही लगी हुई थी उनके। जब वो आया था तब आनी से पूछा ये कौन है? उन्होंने कह दिया कि हदीर का भाई है, तुम्हारा भी बड़ा भाई है। वो तब से यकटुक उदास बैठे बड़े भाई को ही देख रही थी। मूसा ने सर उठाकर दोनों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। संभल जाएंगी, वहीं रहने दें। अगर उन्हें सुकून मिलता है वहाँ पर तो
حدیر کی یہی خواہش تھی کہ وہ حویلی میں رہے، بس یہی کہتا رہتا تھا، ہم کوشش کریں گے ان کا خیال رکھ سکیں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، آنکھیں نمی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آنی چپ سی ہو گئی۔ آپ کے لیے ڈاکٹر سے بات کی ہے، سوری لیٹ ہو گیا ہوں۔ حدیر چاہتا تھا جلد از جلد آپ کا علاج ہو، کل صبح کا ٹائم لیا ہے، چیک اپ کے بعد دیکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کہے علاج کروا لیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر ایک بار پھر سر ڈالے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے بیٹھ گیا۔ رک رک کر بولتا تھا اور بولتے بولتے رک جاتا تھا۔ غم کی شدت ایسی ہی تھی کہ کمی آتے آتے شاید سالوں لگ جاتے، ابھی تو پھر چند دن گزرے تھے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، اپنی فکر کرو، طبیعت خراب لگ رہی ہے تمہاری، کچھ کھایا پیا ہے؟ آنی نے نرمی سے سوال کیا تو وہ انہیں دیکھتا سوچ میں گم ہوا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں۔ آخری بار گھر میں ثنا بیگم نے زبردستی کھانا کھلایا تھا اور اس بات کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اس کے بعد پتہ نہیں، میں نے قیمہ بنایا، ابھی روٹی بناتی ہوں، ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جانا۔ اس کی غائب دماغی پر آنی نے تعصب سے اسے دیکھا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پوروا نے ترہم سے اس اونچے چوڑے انسان کو دیکھا جو ساکت بیٹھا تھا۔ وہ شاکڈ تب ہوئی جب اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ وہ تیزی سے رخ پھیر گیا تھا مگر وہ دیکھ چکی تھی۔ آپ رو رہے ہیں، کیا آپ کو قیمہ پسند نہیں؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ قیمہ ناپسند ہونے کی وجہ سے وہ رو رہا ہے؟ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے قیمہ پسند نہ ہوا تو کیا کرو گی؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ پوروا اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ ٹیسٹ کریں، آنی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ مجھے تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا۔ وہ جواب کے ساتھ معذرت بھی کر گئی۔ موسیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حدیر نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا، چھوٹی سی گڑیا ہی تھی وہ، اسکائی بلو ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ گلے میں اسٹالر لٹکائے۔ وہ قد کاٹ سے بھلے بڑی لگ رہی تھی مگر چہرے پر بالکل بچوں جیسی ملائمت اور نرمی تھی، رنگت میں گلابی پن گھلا ہوا۔ میں جانتی ہوں آپ ہرٹ ہیں، اپیا کہتی ہیں جب وہ اپنے ٹویٹی کو حق کرتی ہیں تو تکلیف بھول جاتی ہیں۔ کیا آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان اگر اس کی آنی کی ذمہ داری لے رہا تھا، علاج کروا رہا تھا تو یقیناً اس قابل تھا کہ اس کے غم میں شریک ہوا جائے۔ پوروا نے اس کی بات کو یہیں تک سوچا۔ شور، کہاں ہے تمہاری اپیا کا ٹویٹی؟ وہ آہستگی سے مسکرایا اور سوال کیا۔ آگے بڑھی اور جھجک کر وہ اس کے گلے لگتی اس کے گرد بازو پھیلا گئی۔ موسیٰ ساکت رہ گیا۔ کچن کے دروازے سے سلاد کے لیے پوروا کو بلانے آتی آنی کا جی چاہا دیوار میں سر مار لے، شاید انہیں شرمندگی محسوس ہوئی۔ بچے 1 منٹ۔ موسیٰ نے نرمی سے دور ہو کر اسے دیکھا، سادہ سی نظر اور معصوم چہرہ۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا وہ ٹویٹی آپ ہو، اپنی اپیا اور آنی کے علاوہ کسی کو حق مت دیا کرو۔ اس نے خفت سے سمجھاتے ہوئے سر تھپ تھپایا۔ آنی نے کہا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اس لیے حق کیا ہے۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے خفگی سے کہہ کر دور ہو گئی۔ ہاں بھائی ہوں، پھر بھی۔ موسیٰ کا غم بھگ سے اڑ چکا تھا، فکر مندی سے اسے سمجھانے لگا۔ حدیر کہہ رہا تھا کہ کسی قسم کا خطرہ ہے اسے، اور یہاں تو وہ خود خطرہ بنی گھوم رہی تھی۔ کیا آپ اب ٹھیک ہیں؟ پوروا نے اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ پھر تھینکس کہیں، کیا آپ میرے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ وہ چکرا کر رہ گیا۔ اسے یہ چابی والی گڑیا لگی تھی، اس میں تو اچھی خاصی زبان بھی تھی۔ آف کورس بھائی ہوں، مگر میں آپ کا سگا بھائی نہیں۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو بہن بنانے پر ہچکچا رہا تھا۔ سگا بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی تو بھائی ہوتا ہے نا۔ وہ اپنے کہے پر قائم تھی۔ موسیٰ کو چپ ہو جانا ہی بہتر لگا۔ پوروا نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی۔ وہ کچھ دیر پہلے اچھا خاصا قابل رحم لگ رہا تھا مگر اب بحث کرتا ہوا نہ بھائی لگ رہا تھا نہ قابل رحم۔ پوروا یہاں آؤ۔ ان کی بحث سنتی آنی نے دانت کچکچا کر پوروا کو بلوایا تو سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ موسیٰ بے ساختہ سر تھام گیا۔ حدیر، تمہاری اس گڑیا کا واقعی خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے خطرہ اس کے قریب بعد میں آتا ہوگا، یہ پہلے اس تک پہنچ جاتی ہوگی۔ اسے باپ بھائی کا رشتہ بنا کر یعنی جیسے بھی ہمدردی بٹورتے پھرو۔ وہ فکر مند ہونے لگا۔ ابھی وہ صحیح سے تفصیل نہیں جان پایا تھا مگر اتنا ضرور جان گیا تھا، وہ غیر معمولی حسین اور چھوٹی سی لڑکی عقل سے بالکل پیدل ہے۔ وہ بہت سی لوگوں کی نظر میں بھی آتی ہوگی اور اسے نقصان بھی بہت آرام سے پہنچایا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے کھانا لگا کر زبردستی اسے بھی کھانے میں گھسیٹ لیا اپنے ساتھ۔
पूर्वा उसके बाद ना तो उससे बोली ना करीब आई, यानी वो नाराज़ हो चुकी थी। उसने शुक्र अदा किया कि वो नाराज़गी अच्छी है। आप कल रेडी रहें, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकूंगा यहाँ। उसने रवाना होने से पहले आनी को समझाया। पूर्वा खाना खाते ही रूम में जा चुकी थी। बेटा, पूर्वा की हरकत का बुरा मत मनाना। ये सबसे ऐसे क्लोज नहीं होती और ना ही लड़कों से फ्री होती है। इसकी बस दो ही कमज़ोरियाँ, बाप और भाई। इसे इन दो रिश्तों की शिद्दत से चाह रही है। वो इसीलिए तुम्हें रोता भी नहीं देख पाई। अब तुमने कह दिया ना कि भाई नहीं हो तो तुम्हारे करीब नहीं आएगी कभी। आनी ने शर्मिंदगी से वजाहत दी। वो अपनी बिला इरादा की गई हरकत पर खुद को कोसने लगा। बस एक बच्ची ही तो थी, उसे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो घर से निकलकर गाड़ी में बैठने से पहले रुका और सर उठाया तो सामने पूर्वा टेरेस पर खड़ी उसे ही देख रही थी। उसके देखते ही पलटकर अंदर चली गई। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। पिंक ट्वीटी, जेरे लब बुड़बुड़ाता वो गाड़ी में बैठ गया।